सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं क्या, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आ जाता है एग्जाम्स के अंदर कि भाई √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √5 को इरेशनल प्रूव करो या √7 को इरेशनल प्रूव करो। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए। एक हमारे बेसिक क्वेश्चंस है √2, √3, √5 वाले, और एक है हमारे √2 + √5, 2 + √5 इस तरह वाले, जिसमें कंपाउंड, उसमें दो चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज हम अगली क्लास में करेंगे। आज वाली क्लास में हम केवल सिंगल वाले हैं कि √2, √3, √5 इनको इरेशनल कैसे प्रूव करना ये देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी आपको √p दिखाई देगा ना, जितने भी आपको √p दिखाई देंगे, जहां पर p एक प्राइम नंबर है, क्या है, एक प्राइम नंबर, वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है एज ए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जितने भी √p होंगे ये सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, जहां पर शर्त यह है कि जो p अंदर वाला नंबर है ये प्राइम नंबर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको देता हूं √4, तो ये आपका क्या है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है वो 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है √2, √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे प्रूव करने वाले हैं कि इरेशनल नंबर है, ये देखते हैं। तो इसमें हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे, यानी कि हम इसको मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो इसमें लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है वो समझते हैं, किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो भाई इसको मैं मिटाता हूं। तो हमें एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या है, वही चीज है हमारी LOC। LOC बोले तो लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या हमें ध्यान रखना है, हम इसके अंदर मानेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर a और b के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हम क्या कहेंगे, a एंड b आर को-प्राइम, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, a एंड b के अंदर कोई ना कोई कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। अगर हमने ये कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया, इसका मतलब हमने उसको इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया, यानी हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस √5 वाले एग्जांपल की मदद से लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर सॉल्यूशन के अंदर, लेट अस अज्यूम that √5 is rational। हम ये मान लेंगे कि √5 क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 को हम ऐसे a/b इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a/b की जब फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स, ओके, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। हम जब कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है √5, तो इसका a/b में लिखा जा सकता है इसे, जहां पर a और b को-प्राइम होंगे और b जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। अब शर्त ये है कि ये जो को-प्राइम है ये क्या चीज होती है, को-प्राइम का मतलब होता है कि इनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब 1 के अलावा ये दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे आपस में। जैसे लेट से मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर, मेरे पास है 2/4, तो ये तो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे। अगर मेरे पास है 3/5, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, 3 के टेबल से नहीं हो रहे, है ना। तो ये वाला जो पेयर है ना, ये को-प्राइम है, वो को-प्राइम नहीं है। को-प्राइम का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, ओके। तो अब हमारा पूरा का पूरा जो खेल है, पूरा का पूरा हम करने वाले प्रूफ, वो कहां करने वाले, हमें ये देखना है कि इसके अंदर कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ जाए। हमने कहा ये को-प्राइम है, हमें पूरा लॉजिक कहां लगाना है कि इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर आ जाए, मतलब ये को-प्राइम ना निकले। अगर ये नहीं निकले तो हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा, और अगर हमारा अजम्पशन गलत होगा तो नंबर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर आप अच्छे आदमी नहीं हो तो क्या हो, बुरे आदमी हो, राइट। तो अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल निकल जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा b√5 इज इक्वल्स टू a। इसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आप पूछोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा स्क्वायरिंग करनी है, याद करना है, ठीक है। ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या करने वाले हैं, ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं हम। तो यहां पर आएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना। अब देखो अगर आप किसी भी नंबर को इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हो तो वहां से हमें ये पता चलता है कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल देखो जरा ध्यान से। अगर मेरे पास यहाँ पे 20 है, 20 को अगर मैं लिख सकता हूँ 4 into 5, इसका मतलब क्या है कि भाई 20 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि 20 को इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, a स्क्वायर को इसकी फॉर्म में लिख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सही है। अगर भाई a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर अगर भाई आपका 20 जो है, सॉरी 20 नहीं 400 क्या है आपका, 400 किसका स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है ना। अगर 400 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है तो भाई इसका जो अंडर रूट है 20 वो भी 2 से डिवाइड होगा। देख लो अगर 400 2 से डिवाइड होगा तो 20 भी 2 से डिवाइड होगा। तो भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है तो उस नंबर का जो रूट है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा ही होगा। अच्छा यहां पे पता चला a जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर a 5 से डिविजिबल है तो उसको भी इस तरीके की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो a कैन बी सेड सच दैट 5 into c। भाई a जो है उसको 5 मल्टीप्लाई कुछ लिखा जा सकता है ना। अगर a 5 से डिवाइड होगा तो कितने बार डिवाइड होगा, मान लें तो c बार डिवाइड होगा, राइट। 5 के टेबल में c टाइम्स वो हमारा a आ रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो यहां से मुझे मिल गया ये कि a is equals to 5c। अच्छा आप इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप यहां पे करोगे पुट द वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। आप a की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या करो, फिट कर दो, ठीक है। तो देखो आपको क्या मिलता है, इक्वेशन 1 में जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे क्या मिलेगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है ना, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 5c का स्क्वायर आ जाएगा। ओके तो यहां पे मिला 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। देखो 5 के टेबल से ये तो 5 बार में कट जाएगा, तो आपको पता चल गया कि b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 5c स्क्वायर के इक्वल है। अब ध्यान से देखो b स्क्वायर अगर आपका 5c स्क्वायर के इक्वल है, देखो b स्क्वायर आपका 5c स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से आपको पता चलता है कि भाई b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। देखो जैसे हमने यहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया था वैसे ही यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर b का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो दिस इंप्लाइज दैट b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को नंबर दे दो। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो आप ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हमें क्या पता चलता है, a एंड b आर नॉट कोप्राइम। a और b कोप्राइम नहीं है। कैसे पता मुझे, देखो जो हमारा a है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, दूसरी चीज b भी हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है। ओके थोड़ा सा डिस्टेंस था कुछ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 की वजह से क्या पता चला कि हमारा जो a है वो 5 से डिवाइड हो सकता है और जो हमारा b है वो भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर a और b दोनों 5 से डिवाइड हो गए तो ये वाली बात तो गलत हो गई ना। हमने कहा था a और b कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब होता है कि उनके अंदर कोई कॉमन इंटीजर नहीं है जो उनको डिवाइड कर सके, राइट। तो यहां से हमें पता चल गया कि a एंड b आर नॉट कोप्राइम। अगर a और b कोप्राइम नहीं है तो our assumption was wrong. Our assumption was wrong.
हमारा जो assumption था वो क्या था, गलत था। Therefore √5 is an irrational number। इसका मतलब ये हुआ कि जो √5 है जिसे हमने रेशनल माना था वो रेशनल ना होकर के क्या है, वो इरेशनल नंबर है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई, आप इसको नोट करें, फिर आज का होमवर्क लिखते हैं। तो भाई सिमिलरली जैसे हमने √5 का किया है, ऐसे ही बाकियों के होते हैं, √2 √3 जो √7 जो भी होगा, आप बस यहाँ पर 7 कर दोगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो 5 का स्क्वायर था 25, जब आप 7 वाला प्रूव करोगे तो यहाँ 7 का स्क्वायर यानी 49 आएगा, वो 7 से कटेगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी नंबर को प्रूव करने वाले हो तो ए एंड बी के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो यही वाला नंबर आता है। तो अगर आप √2 को प्रूव करने वाले हो तो आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 आएगा। अगर आप √7 को प्रूव करने वाले हो तो कॉमन फैक्टर √7 के अंदर क्या लिखा हो, 7 आया, तो वो 7 आएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, लिखते हैं हम अपना अगला होमवर्क आज का क्या होगा। तो भाई ये रहा हमारा होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है आपको, जैसे मैंने √5 का करके दिखाया है, आप √2 √3 √11 √7 √13 जितने ही प्राइम नंबर्स के रूट है उनके प्रूव कर सकते हो। तो आपको ये 3 होमवर्क देता हूं, जरूर प्रैक्टिस करना, आपकी जो है स्टेप्स आपको रट जाएंगे 2-3 बार करने से, ठीक है। और ये हमारा प्रो क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट फॉर एनी प्राइम नंबर p, अब यहाँ पे कोई नंबर देने के बजाय उन्होंने p लिख दिया, फॉर एनी प्राइम नंबर p क्या करना है आपको, √p इज एन इरेशनल नंबर, ये लाइन आपको प्रूव करनी। फॉर एनी प्राइम नंबर p √p इज व्हाट, इरेशनल, प्रूव करना है। कैसे करते हैं देख, ध्यान से देखते हैं, मैं हिंट बताया था, आप लोग करना और मेरे को करके भेजना। √p को आप a/b लिखोगे, जब उसे रेशनल मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा b टाइम्स √p इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग करोगे b स्क्वायर इनटू p इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर p से डिविजिबल है, फिर a p से डिविजिबल होगा, और उसके आगे ऐसे ही b स्क्वायर p से डिविजिबल निकालोगे और आपका जो b है वो भी p से डिविजिबल निकालोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इस वाले क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देंगे। अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो वो ये बनाएंगे, और ये तो इजी है ही, आप लोगों को पता है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जहां पर हम इसके कॉम्बिनेशंस को सीखेंगे और थोड़े और प्रो लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।